दिस इज योर यूनिट 3 फॉर ISC बायोलॉजी 2019। इसका सजेशंस देखते हैं। यूनिट 3 का नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इस सब यूनिट में और इस यूनिट 3 में देर आर 3 चैप्टर्स विच आई कैन सी। देर आर 3 चैप्टर्स और 3 सब यूनिट्स एज वी कैन से, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी बोलो। तो फर्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में से टाइफॉइड को छोड़ के, क्योंकि टाइफॉइड 2018 में ऑलरेडी आ चुका है, इसको छोड़ के जितना भी डिजीजेस है सबका आपको क्या लर्न करना है, सबका कॉजेटिव एजेंट्स लर्न करना है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है उसको बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट या कॉजल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद उसका सिम्टम्स लर्न करना है एंड व्हाट आर द स्टेप्स, हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट डिजीज। ठीक है, अब डिजीजेस लर्न करते करते आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न करना चाहिए, वो है कि ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, वेदर इट इज अ वायरल डिजीज और इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज और इट इज अ फंगल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज। तो ये सारा को बहुत क्रिस्प एंड क्लियर रखिएगा, बिकॉज कभी कभी क्या देता है कि डिजीजेस का नाम दे दिया और आपको सेग्रीगेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज देम। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर that typhoid is caused by a bacteria, not a virus. AIDS is caused by a virus. Hepatitis is caused by a virus. So you have to be very careful with that. एक चार्ट बना के अगर लर्न कीजिएगा तो आई एम श्योर ज्यादा हेल्प होगा आप लोग को। तो दैट इज कॉजेटिव एजेंट्स, उसका सिम्टम्स, वो डिजीजेस का कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। नाउ ट्यूमर both benign tumor and metastatic tumor and along with that immunity, ये आ चुका है, ये आपके 2018 में आ चुका है। अगर आप इसको नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज विद दैट। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज मेटास्टेसिस का डेफिनेशन को देख लीजिए। व्हाट इज मेटास्टेसिस इन अ लेमैन्स लैंग्वेज? मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ कैंसर to the different parts of the body. There is a primary malignant tumor. That primary malignant tumor will send out malignant cells to the different parts of the body, where the cells will adhere and they will cause secondary tumor formation. That is metastasis. Metastasis का definition को एक बार देख लीजिएगा। Structure of antibody is very important. Okay, we know that famous diagram antibody का, उसको एक बार देख लीजिएगा। वाई शेप, उसका लाइट चेन्स क्या होता है, हैवी चेन्स क्या होता है, दोनों के बीच में सल्फाइड बॉन्डिंग, सारा लेबलिंग अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। कितना टाइप का एंटीबॉडी होता है, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो सारा वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसका टाइप्स, वो किन चीज़ों में हेल्प करता है, उसको एक बार देख लीजिएगा। Last is second last is autoimmunity from this chapter. Autoimmunity is what? It's a very alarming condition in which the body targets its own self. ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है किसके लिए? एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन प्रोटीन्स विच आर नॉट योर ओन। और ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी में तुम्हारा बॉडी अपने खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। Now this is a very bad and sorry मतलब situation in which your body targets its own self. So slowly your body is killing yourself in a way in autoimmunity. The last thing is sources and effects of opioids, cannabinoids, cocaine and barbiturates. तो इसको एक बार देख लीजिएगा, what are the sources of all these and what are the effects. Of course they are harmful drugs and they cause a lot of damage to the human being and also to the society as a whole. But इसका sources और effects देख लीजिएगा, it is important for your examination. Next we come to your second part of biology and human welfare, which is strategies for enhancement of food production. क्या क्या है? MOET, multiple ovulation embryo transfer technology, इसको देख लीजिएगा। एमैस्कुलेशन आ चुका है, एमैस्कुलेशन को पढ़ने का जरूरत नहीं है। बैगिंग पढ़ लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बैगिंग, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्टरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सोमाक्लोन, सिंगल सेल प्रोटीन, स्टेप्स टू इंप्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, दिस चैप्टर इज अ वेरी लर्निंग ओरिएंटेड चैप्टर। आई वुड से कि ये चैप्टर में समझने का बहुत कुछ नहीं है। ये चैप्टर में देयर आर स्मॉल लिटिल थिंग्स हियर एंड देयर व्हिच यू हैव टू स्टडी, एक बार देख लीजिएगा। लास्ट इज माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, हाउ डज आवर माइक्रोब्स, नाउ माइक्रोब्स, व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स आर एनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आईज। सो दीज स्मॉल लिटिल क्रिएचर्स, दे आर नॉट our foes, they are our friends as well, although they cause a lot of diseases, but
we should also understand that they do a lot of good as well. ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन, मेनी आर देयर इन योर बुक, लेकिन आप प्लीज ध्यान दीजिएगा पेनिसिलिन के ऊपर. इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड शेन, 3 scientists who 10 years later got the Nobel Prize. I'm sure you must be knowing. तो पेनिसिलिन कौन सा ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा. पेक्टिनेज, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन्स कहां से प्रोड्यूस होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहां पे इसका यूज होता है. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, ये केमिकल पेस्टिसाइड्स हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं हर जगह. व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स, दिस यू हैव टू सी. व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख लीजिएगा. माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, अगेन these chemicals, whether it be chemical pesticides or they be chemical fertilizers, they cause a lot of harm to the human beings and to the environment. So that is why we are resorting to efforts like integrated pest management or biofertilizers, where we are using microbes, we are using bacteria, we are using fungus, and they are helping us to kill pests and also to fertilize the soil. ठीक है, तो इसी के लिए एक बार इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. लास्टली वी हैव सीवेज ट्रीटमेंट. कैसे सीवेज प्लांट्स में सीवेज का ट्रीटमेंट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी ट्रीटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट. देयर आर टर्शियरी ट्रीटमेंट्स एज वेल, बट आप प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट को देख लीजिएगा, इसमें भी माइक्रोब्स का जरूरत पड़ता है. ठीक है, बिकॉज दिस एंटायर चैप्टर इज डेडिकेटेड टू माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. इसी के लिए आप देखिएगा कि कोई भी सेक्शन बिना माइक्रोब्स के नहीं है. ये पूरे सेक्शन में यू विल हैव माइक्रोब्स का यूटिलिटी इन ऑर्डर टू हेल्प ह्यूमन बीइंग्स. यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. सो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस इज डिवाइडेड इनटू 2 chapters और 2 सब यूनिट्स एज वी कैन से. क्या क्या है, एक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. अमंग्स द टू, द फर्स्ट चैप्टर इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इट हैज a number of steps बायोटेक्नोलॉजी का जो आपको देखना है. क्या क्या है, सबसे पहले आपको डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जानना है. व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस. डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड बाय व्हिच वी कैन सेपरेट डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, सपोज इफ आई गिव यू अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए से 10 एंड अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए से 5 and 10 are arbitrary units. So if we run them in the agarose gel, there is a gel in which we run the DNA. So if we are running the DNA, suppose the gel looks like this. There are 2 wells. We are running the DNA. We are giving a mixture of 10 and 5 units का DNA. और यहाँ पे एक मार्कर है, यहाँ पे एक मार्कर है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 5 यूनिट्स का जो DNA है, वो DNA यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं इसके दोनों तरफ में. तो ऑब्वियसली वी नो दैट डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. सो इफ वी अप्लाई नेगेटिव चार्ज हियर एंड इफ वी अप्लाई पॉजिटिव चार्ज हियर, ऑफ कोर्स डीएनए वुड वांट टू गो टू द पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो और वो कितना तेजी से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट. सो ऑफ कोर्स वो जो 5 यूनिट्स का डीएनए है वो यहाँ पे आके कहीं पे रुकेगा बिकॉज इट कैन ट्रैवल फार्दर एंड 10 विल बी स्टक समवेयर हियर बिकॉज ऑफ इट्स बल्की साइज. सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस. डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिटेल्स ऑफ कोर्स आप अपने बुक से पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या होता है डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस. रियली इंपॉर्टेंट, इट इज यूजफुल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने के बाद देखिएगा. What do you mean by restriction enzymes and why are they called molecular scissors? Restriction enzymes are nothing but endonucleases. वो DNA को चॉप कर देता है बीच से. ठीक है, there are certain sequences, there are many restriction enzymes. तो वो many restriction enzymes can target many different sequences in the DNA and they are used as molecular scissors. Why are they called molecular scissors? Because we can cut and paste DNA with the help of restriction enzymes and an enzyme called ligase. ठीक है, so restriction enzymes काटता है
विच इज कट एंड पेस्ट कौन करता है? दो डीएनए का स्ट्रैंड्स को डीएनए लाइगेज, लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है इसको देख लीजिएगा। दे आर प्लाज्मिड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ plasmids. Now scientifically speaking, plasmid is covalently closed circular DNA which is capable of autonomous replication, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मिड। अब कुछ प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए का नंबर, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको बढ़ाने के लिए वो प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स अगर हम एक डीएनए का सीक्वेंस को, जीन को प्लाज्मिड के अंदर कट करके पेस्ट कर देंगे, जितना बार वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा उतना बार हमारा डीएनए सेगमेंट या जीन भी रेप्लिकेट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है कि वो डीएनए का जो जीन, वो जो ऑब्वियसली जो डीएनए का लेंथ है, जो जीन है उसका नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी कराता है जिससे प्रोटीन आपको मिल सके। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। और जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है? जीन का एक्सप्रेशन ऑब्वियसली प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, देख लीजिएगा। यू हैव अ डेफिनेट एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड PBR322। P is definitely standing for plasmid. It is a type of plasmid, PBR322। और PBR322 का आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखना है, इसका क्या क्या एंटीबायोटिक सेलेक्टिव मार्कर्स, सेलेक्टिविटी मार्कर्स है वो देखना है, रियली इंपॉर्टेंट। What do you mean by bacterial artificial chromosome, BAC, and what do you mean by YAC? YAC is yeast artificial chromosome. They are also used in RDT. RDT means recombinant DNA technology. So they are also there. Next is bioreactor and downstreaming. Bioreactor and downstreaming क्या होता है? They are under your industrial microbiology. Now bioreactor and downstreaming is a part of industrial microbiology where you produce either a food item or say a vitamin or an enzyme. तो वो जो produce होता है with the help of microbes, they happen in vessels called bioreactors. Now you can have stirred tank bioreactors, बहुत सारा bioreactors है आपके सिलेबस में, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं यहाँ से, they do not have the scope of asking such difficult questions. And last thing is downstreaming. Now downstreaming क्या होता है? अब of course there is a container, say let me draw. If there is a container in which you added your substrate, you added the bacteria and everything, the bacteria did fermentation, fermentation करके कोई प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट ये वेसल में है, ठीक है। अब तुम ये वेसल से कैसे करके वो प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द बायोरिएक्टर? बायोरिएक्टर से वो प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कराने का प्रोसेस को बोलते हैं डाउनस्ट्रीमिंग या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। वो मीडिया में से, ऑफ कोर्स यू हैव सेल्स, यू हैव अदर थिंग्स, यू हैव द लेफ्ट मीडिया, उसमें से तुमको तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन कराने का प्रोसेस को बोलते हैं डाउनस्ट्रीमिंग और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। द सेकेंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में बीटी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। बीटी कम्स फ्रॉम द वर्ड बैसिलस thuringiensis. I hope you know this. What is RNAi effect? RNA interference effect. What is biofortification? Biopiracy. Biopiracy is important for definition. बायोफोर्टिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेफिनेशन। इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से ही इंसुलिन का प्रोडक्शन हो पाया था, ठीक है। बिकॉज एज वी नो दैट इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बीटा सेल्स of islets of Langerhans, of pancreas, right? So of course if I have a lack of insulin in my body, I will not chop off another human being's pancreas and extract insulin and inject in my body. This is so ethically wrong. So that is why scientists have discovered a very easy, simple method in which the gene of insulin, suppose if this is the plasmid, the gene of insulin is inserted in a plasmid and that plasmid is inserted in an E. coli. Suppose the E. coli का genome है, this plasmid comes inside, this plasmid is somewhere over here, this is an E. coli cell and this E. coli now will overexpress. Like I told you, what do you mean by the term expression vector? Expression vector is that vector in which my gene of interest, this is my gene of interest and this is my expression vector. ये expression vector के अंदर if my gene of interest, if I'm putting it inside a
bacteria, the bacterial polymerases will identify it and will produce the protein. So my insulin will be produced here. So इसीलिए इसको बोलते हैं expression vector. Expression vector produces the protein, whereas cloning vector just increases the number of the plasmid. So this is really important. This is how insulin, recombinant insulin, we call it recombinant insulin. So recombinant insulin is produced in this way. ठीक है, this is really important. And lastly, what is the role of GEAC or Genetic Engineering Approval Committee? ये बुक में है, इसका 3-4 पॉइंट्स, इसका रोल के बारे में इसको एक बार देख लीजिएगा. This is your unit 4. Lastly, we come to unit 5, which is ecology and environment. Ecology and environment is subdivided into 4 chapters or 4 subunits. क्या क्या है? Number 1 is organisms and population. It's very much there. Please learn what is this is important. Types of age distribution in pyramids. Pyramids होता है different age distribution का, different age groups का, उसको देख लीजिएगा. What do you mean by carrying capacity? Calculation of natality and mortality. Exponential logistic growth, population interactions. There are several types of population interactions we can see here. Mutualism, competition, commensalism, amensalism, parasitism. इसको देखिएगा, बुक में definitions है और ये important भी है. उसके बाद your second chapter is ecosystem. 10% law क्या होता है, उसका एक sum. ये आप अगर अपना specimen paper देखिएगा तो specimen paper में एक sum भी है लास्ट के सेक्शन में on this 10% law. ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, ये अलग अलग पिरामिड्स होता है, इसको देख लीजिएगा. इकोलॉजिकल सक्सेशन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको एक बार देख लीजिएगा. व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी, रियली इंपॉर्टेंट. डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा. दिस इज योर इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में यू हैव स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व, वो ग्राफ को भी देखना है और एग्जांपल्स को भी देखना है. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को देखना है. इन सीटू कंजर्वेशन, इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन मतलब अपने ही जगह पे उस प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रिजर्व करना, कंजर्व करना. ठीक है. लास्ट इज क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन इज प्रिजर्वेशन अंडर वेरी लो टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन. आई एम श्योर वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट. ठीक है. लास्ट वन इज इन्वायरमेंटल इश्यूज. अब नॉइज पोल्यूशन आ चुका है ऑलरेडी, नॉइज पोल्यूशन भी आ चुका है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा. नॉइज पोल्यूशन नहीं आएगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं आएगा, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड नॉइज पोल्यूशन हैव कम. ठीक है. तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा. व्हाट ये डेफिनेशन में आ सकता है? यूट्रोफिकेशन एंड बायो कॉन्सेंट्रेशन या बायो मैग्निफिकेशन. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एंड स्क्रबर्स क्या होता है? दे आर बेसिकली they are what to say, units or machines which help to clarify the air. ठीक है. जो एयर में जितना भी सस्पेंडेड मैटर्स है उसको ये अपने अंदर रख लेता है, और स्पेशली ये इंडस्ट्रीज में लगा हुआ रहता है where they are releasing what to say those harmful gases. तो वो सारा gases को directly environment में release नहीं करके they pass through this machine called electrostatic precipitators and scrubbers. So what do? Is they keep all the suspended matters and all the particulate matters or the harmful gases, they keep it to themselves and they release clarified good air. ठीक है. इसको एक बार देख लीजिएगा. Then radioactive waste management कैसे करके होता है? What are the steps? How can you save yourself from radioactivity? Last one is Protection Act, Environmental Protection Act, Water Act, Air Act, etc. There are different acts which is present in your book. Now this is all about your unit 5. So before we end this video, students, I would like to know that so before we end this video, students, I would like you to know that this was the overall discussion which I could manage for your ISC 2019 biology examination. I'm sure I hope that it is helpful to you. आपके ये काम आए.
प्लीज़ थोड़ा इसके मुताबिक पढ़िएगा, देखिएगा कि मैंने बहुत सारा कुछ छोड़ा नहीं है। दिस इज़ अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा छोड़ना इज़ रियली डेट्रीमेंटल एंड सुइसाइडल फॉर यू। सो प्लीज़ आप लोग सारा कुछ पढ़ के जाइए। पीपल हु आर सेइंग, टीचर्स हु आर सेइंग कि आप ये पूरा चैप्टर स्किप कर दीजिए एंड ऑल, आई हैव गिवन यू लॉजिक, इनफ लॉजिक फॉर यू कि आप लोग कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन कॉज रियल डैमेज टू योर मार्क्स। सो प्लीज़ ये सारा स्टेप्स को देख करके पढ़िएगा। आपके पास सिर्फ 2 दिन है रिवीजन के लिए फिजिक्स एग्जाम के बाद, आई गेस 12th and 13th of March। प्लीज़ यूटिलाइज दिस टाइम अकॉर्डिंग टू मी। 11th March से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 5 आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा। 5 बजे घर आके रेस्ट करके आराम से 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देयर आर 5 यूनिट्स। आई एम श्योर अगर आप पहला यूनिट रिप्रोडक्शन अगर आप 12th को ख़त्म कर लेते हैं, आई मीन 11th को ख़त्म कर लेते हैं, 12th और 13th के लिए यू विल हैव इनफ टाइम, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द टफेस्ट एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट। पहला 2 यूनिट इज द लॉन्गेस्ट यूनिट्स, उसके बाद वाला 3 यूनिट्स इज रियली ईजी। तो अगर आप ये दोनों यूनिट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल इफ यू रिवाइज, keeping into consideration the important topics which I have told you, it will be of great help. Number 2, रिविजन बहुत अच्छा से कीजिएगा। रिविजन आप 13th को पूरा आप अपना रिविजन के लिए रखिएगा। जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा आप रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 13th को एक और टिप फॉर 14th, प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट पैनिकिंग एट नाइट, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स का एक बहुत पुराना टेंडेंसी है, यू स्टार्ट पैनिकिंग, यू डूइंग दिस, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन एंड ऑल। डू नॉट डू दिस। यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू हैव डन इनफ, बी कॉन्फिडेंट, टेक अ वेरी गुड स्लीप, ठीक है। सुबह उठिए, सिंस आपका एग्जाम 2 बजे से है तो एक एडेड एडवांटेज भी है। क्या एडेड एडवांटेज है कि आप आराम से सुबह उठ सकते हैं, वेकअप बाय 6 o'clock और से 6:30, उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन कीजिए सारा चीज़ का, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाके किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है, चुपचाप से बैठना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, बुक निकाल के पढ़ने मत बैठ जाइएगा एग्जाम हॉल में, दैट विल कॉज नर्वसनेस। किसी से पूछिएगा मत तुम क्या किए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। क्वेश्चन पेपर मिले, 15 minutes लाइक आई हैव टोल्ड यू, डेडिकेट टू ड्राइंग all your margins and everything, rough work, पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा अच्छा से, अपना चॉइसेस को देखिएगा। कुछ ही चॉइसेस है लेकिन वो चॉइसेस को बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करना है। जो ब्रॉड क्वेश्चन है उसका जो पॉइंट्स आए रफ वर्क में, रफ कॉलम में, उसका पॉइंट्स को लिखिएगा, ठीक है। जैसे ही बेल बजे जो सबसे अच्छा आपको लगता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्ट 1 ही पहले करना है, यू कैन डू पार्ट 2, ठीक है। आपको जो आपको आपकी सहूलियत से लगे, लेकिन मेरा सजेशन मानिए, अगर इफ यू फॉलो माय एडवाइस, इफ यू आर डूइंग पार्ट 2 कंप्लीट इंटायरली पार्ट 2, और इफ यू आर डूइंग पार्ट 2 का सेक्शन ए, प्लीज कंप्लीट सेक्शन ए एक जगह पे, इट लुक्स रियली नाइस, ठीक है। टीचर्स हैव hundreds of copies to check, ठीक है। अब उसमें इफ यू प्ले ट्रिक्स विद द टीचर, पार्ट 1 क्वेश्चन 1A का 1 हम किए, उसके बाद आई डायरेक्टली गो टू सेक्शन सी, देन आई जंप टू सेक्शन बी, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन किए, देन अगेन आई गो टू सेक्शन सी, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है, बिकॉज इट इज रियली बैड। वो टीचर का के ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा, rather he'll be irritated sort of. So प्लीज एक सेक्शन को पूरा कंप्लीट करते हुए जाइएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 15 मिनट्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कीजिए, कि आपको प्लानिंग करना है वो 15 मिनट्स में कि मुझे कैसे करके करना है। नाउ फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई गेस फॉर साइंस स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स बायो पढ़ रहे हैं तो साइंस ही है, तो ये लास्ट एग्जाम होगा 14th को, तो 14th मार्च विल बी योर लास्ट एग्जाम आई गेस। तो 14th मार्च को एग्जाम देके प्लीज हैव अ गुड टाइम, रिजॉइस योरसेल्फ, बट उससे पहले पढ़िए अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई क्वेरीज रहता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड सॉर्ट योर इश्यूज। ऑल द बेस्ट, डू वेल।